Hello friends, I am C. Lakhinder Kumar Sharma. Welcome you all in our YouTube channel. From today we are going to start a series in which we will cover entire syllabus of CS Executive Group 1 paper number 4 Corporate Accounting and Financial Management as per ICSI New Syllabus 2022. Our language of teaching will be mix of both languages, Hindi and English, so that maximum students can get benefit from these videos. But our class notes will be in English only. I will share a link in the description of every video from where you can download the class notes. I will also share a Telegram channel link from where you can also download the class notes. Our subject corporate accounting and financial management. Corporate accounting and financial management. It, it is divided into two parts. Part A is corporate accounting and part B is फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पार्ट बी इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो हमारा पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है और जो हमारा पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है. इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने के बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का बन जाता है. और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये 100% सब्जेक्टिव एग्जाम है. और जो सी एस एग्जीक्यूटिव के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, सी एस एग्जीक्यूटिव के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 20% जो है केस बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे. लेकिन ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी एमसीक्यूज नहीं रहेंगे. ये 100% सब्जेक्ट है. और इस सीरीज के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पार्ट्स को कवर करके चलेंगे. सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे. और वो थ्योरेटिकल पार्ट जो प्रैक्टिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है उसको हम प्रैक्टिकल पार्ट के दौरान ही कवर कर लेंगे. ठीक है. और सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने के बाद हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट के ऊपर आएंगे. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करेंगे, कैपिटल बजटिंग को स्टडी करेंगे, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर एक तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जो होती है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सीखेंगे. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट. सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद एक चैप्टर है ऑपरेशनल
अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिसीजन। ये कुछ नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है एक तरह से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वही है। और सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कवर करके चलेंगे, और इसके बाद हम लोग आएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट के ऊपर। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर है हमारा 1, और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, तो एक तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थ्योरी है इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी क्या होती है, और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और परपेचुटी क्या होती है, परपेचुटी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये चीज़ें स्टडी करके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका मतलब क्या है, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थ्योरी है ये क्या कहती है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉरी, देखो, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो एक छोटी सी बात बोलती है, एज टाइम इज पासिंग द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब ऐसा है क्यों, तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास आज की डेट में 100 रुपीज़ है, और एक साल बाद भी मेरे पास 100 रुपीज़ है। अगर टाइम के पास होने से पैसे की वैल्यू कम ना होती तो आज वाले 100 रुपये और एक साल बाद वाले 100 रुपये ये क्या होते, बराबर होते। ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी की थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब जो आज की डेट में मेरे पास 100 रुपये हैं और जो एक साल बाद मेरे पास 100 रुपये होंगे तो उसमें जो वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा है, जो आज मेरे पास है उनकी वैल्यू ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो पहला रीज़न है इन्फ्लेशन। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ें हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, सबके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट ए है, ठीक है, वो आज की डेट में 40 पर केजी का रेट है उसका। जो प्रोडक्ट ए है उसका आज की डेट में जो रेट है वो 40 पर केजी है, और मैं सपोज करता हूँ कि आज से एक साल बाद उसी कमोडिटी का प्राइस हो जाता है 50 पर केजी। अब देखो, अगर मेरे पास आज 100 रुपये हैं तो उस 100 रुपये में मैं प्रोडक्ट ए कितना परचेज कर सकता हूँ, 2.5 केजी।
और आज से 1 साल बाद मैं उसी 100 रुपये से वही प्रोडक्ट कितना परचेज कर पाऊंगा, 2 kg। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि ये जो 100 रुपये हैं और ये जो 1 साल बाद वाले 100 रुपये हैं, इनकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ गया। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है, क्योंकि जो भी कमोडिटीज हैं सबके प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे पेट्रोल है, 2004 में शायद 40 के आसपास रहा होगा, और आज की डेट में जो पेट्रोल है वो 100 की रेंज में चल रहा है। तो काफ़ी डिफरेंस आ गया इन 15-20 सालों के अंदर। इसके बाद जो दूसरा रीज़न है उसको हम ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इंटरेस्ट ले लेते हैं, या फिर उसको रिटर्न भी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम या आरओआई जिसको हम बोलते हैं। देखो, जैसे मेरे पास आज 100 रुपये हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, जिससे वो जो पैसे हैं उन पे, लाइक मैं अगर एफडी ही करता हूँ तो एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरे को। मैं लेट सपोज करता हूँ कि 12% के रेट से मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो 100 रुपये हैं ये आज से 1 साल बाद कितने हो जाएंगे फिर? 100 प्लस उस पर 12 रुपीज़ का रिटर्न आ जाएगा, तो ये 100 रुपये 112 रुपये हो जाएंगे। अब मैं 1 साल बाद वाले 100 रुपये को कंपेयर करता हूँ। उस टाइम भी रेट मान लो 12% ही रहा होगा जो अर्निंग का है। अब 100 प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 साल का टाइम था, तो मुझे क्या, 12 रुपीज़ का इंटरेस्ट मैंने अर्न कर लिया। लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब आज वाले जो 100 रुपये हैं वो 1 साल बाद में जाऊंगा तो वो 112 हो गए होंगे। ठीक है। और जो जब मैं 1 साल पे आऊंगा, जब 1 साल बीत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी की पोजीशन हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये 100 रुपये ही रहने वाले हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये 100 रुपये ही रहेंगे। तो इससे भी क्या हुआ, जो आज के 100 रुपये हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है कल के 100 रुपये से। बात समझ में आती है? इसके बाद तीसरा रीजन मैं ले सकता हूँ रिस्क। एक व्यक्ति ने मेरे को प्रॉमिस किया कि मैं 100 रुपये अभी दे देता हूँ, या आप मेरे से 1 साल बाद 100 रुपये ले लेना। तो अगर मैं अभी उससे पैसे ले लेता हूँ तो मेरा रिस्क क्या हो गया, मेरा रिस्क जीरो हो गया, रिस्क कम हो गया, क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए। बट अगर मैं उसकी बात पे रिलाई कर लेता हूँ कि वो 1 साल बाद मेरे को 100 रुपये दे देगा, तो क्या उससे मेरा रिस्क कम हुआ? नहीं, मेरा रिस्क बढ़ गया, क्योंकि वो 1 साल बाद पैसे देगा या नहीं देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं। हाँ, अगर वो ये कहता कि भाई आज 100 रुपये ले ले और आज से 1 साल बाद मैं तेरे को 120 रुपये दे दूंगा, तो उस रिस्क के बदले मुझे क्या है, 20 रुपये की अर्निंग हो रही है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता था, सोच सकता था कि हाँ भी 1 साल बाद दे दियो तो मेरे को 120 रुपये दे दियो। यानी कि मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो आज के जो 100 रुपये हैं और कल के जो 120 रुपये हैं वो मेरे लिए बराबर है। तभी मैं आज वाले 100 रुपये को छोड़ के कल वाले 120 रुपये में लेने को तैयार हूँ। यानी कि अगर मैं कोई रिस्क ले रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कोई रिटर्न चाहिए, जो यहाँ पे 20% मेरे को आ रही है। बात समझ में आती है? इसके बाद फोर्थ रीजन, प्रेफरेंस और करंट कंजम्पशन।
देखो, हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, ये करंट कंजम्पशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब अब मेरे को कोई दो ऑप्शन दे कि भाई आज आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो, और या फिर जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आप 10 करोड़ रुपए ले लेना मेरे से। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आज की डेट में मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, क्योंकि अभी मैं यंग हूँ, और वो जो 1 करोड़ रुपया है उसका कुछ यूटिलाइज कर लूंगा, लाइक कहीं घूम सकता हूँ, उसको इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। यानी कि मेरे को अगर आज की डेट में पैसे मिलते हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है, रेदर देन 60 की एज में मेरे को 10 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, तो लोग जो करंट कंजम्पशन है उसको प्रेफर करते हैं, मतलब सेक चिल्ली की तरह नहीं कि भाई सपने देखते रहो और आज हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन इन वजहों से, जो ये रीजंस हैं, इनकी वजह से जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब हम लोग इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। ये इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको P इंटू आर इंटू टी। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ। अब यहाँ पे जो P है उसका मतलब होता है प्रिंसिपल, और जो R है इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T से मेरा मतलब है टाइम पीरियड। जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, अगर प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और इसीलिए इसको सिंपल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होती। कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, इसलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी। अब ये जो R है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। पर पीरियड का मेरे कहने से मतलब है, जैसे जो टाइम है वो ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, और डेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा जो टाइम है वो ईयर्स के अंदर है तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट रेट पर ईयर होगा, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा। अगर मेरा जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स के अंदर है तो इंटरेस्ट रेट पर मंथ होगा, और अगर डेज में है तो इंटरेस्ट पर डे होगा। बात समझ में आती है? तो कई बार एग्जाम में हमें कंफ्यूज किया जाता है कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअल दे दिया जाता है, और टाइम हमें दे दिया जाता है कि 24 मंथ्स, और हमें सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा टाइम रहेगा, अगर वो ईयर्स में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एनुअली लेना है, अगर वो मंथ के अंदर है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली लेना है, और अगर जो हमारा टाइम पीरियड है वो डेज के अंदर है तो इंटरेस्ट रेट पर डे लेना है। बात समझ में आती है? तो अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। अब ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये क्या क्या हम इसके अंदर स्टडी करेंगे वो सब है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसके बाद इसके रीजंस क्या क्या हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया।
और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे रीजंस क्या है वो सब बताती है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, रिस्क और प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आए। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इनटू में टाइम। और मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट रेट हमें किस तरीके से लेना है। अगर टाइम हमारा ईयर्स के अंदर है तो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा। अगर टाइम हमारा मंथ्स के अंदर है तो इंटरेस्ट रेट पर मंथ होगा। अगर टाइम हमारा डेज के अंदर है तो इंटरेस्ट रेट पर डे होगा। बात समझ में आती है। अब इसके बाद एक एग्जांपल है, हाउ मच इंटरेस्ट will be earned on rupees 2000 at 6% simple interest for 2 years। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2000 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है और टाइम हमारा 2 years। ये 6% और जो हमारा टाइम है वो 2 years। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 है और रेट हमारा 6%। अब देखो यहाँ पे 6% लिखा हुआ है और यहाँ पे ईयर्स लिखा है। ठीक है, तो हम इस 6% को जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम मान के चलेंगे कि वो एनुअली है। अगर यहाँ पे अगर मंथली होता और यहाँ पे कोई रेट लिखा होता और उसके आगे कुछ भी ना लिखा होता तो हम मान के चलते कि वो उसी पीरियड का इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे हम 6% को क्या मानेंगे, एनुअली मानेंगे। और हमारा टाइम हो गया 2 years। तो ये आ जाएगा हमारा 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इंटू में 2। तो ये आ गया 240 रुपये। इसके बाद एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। सानिया डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years। हमारा प्रिंसिपल हो गया 50,000 और टाइम पीरियड हो गया हमारा 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 50,000। जो रेट है वो है 5.5% पर एनम और जो टाइम है हमारा वो 2 years है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5.5 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा हमारा 0.05 और टाइम पीरियड हो गया हमारा 2। तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इंटू में 2। तो ये हो गया हमारा, नहीं ये 5 होगा। 50,000 में 0.055 इंटू में 2। तो ये हो गया हमारा 5,500। तो 2 सालों में कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, 5,500। अब इसके बाद एग्जाम्पल 3 के अंदर कहता है इन केस 2, मतलब इसी वाले केस के अंदर व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो एग्जाम्पल 3, जो फाइनल वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की
फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, एक तो प्रिंसिपल जो हमने ओरिजिनली लगाया था उसके अंदर, और प्लस में इंटरेस्ट, यही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो प्रिंसिपल तो था हमारा 50,000 और जो इंटरेस्ट है वो 5,500 था। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था इसको, ये हमारा टोटल हो गया 55,500। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, सचिन डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन इज बैंक फॉर 2 years। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1 लाख हो गया, और जो टाइम पीरियड है वो 2 years हो गया, और रेट हमारा 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही आर, तो हमें एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक तो इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो P इंटू आर इंटू टी। जो P है हमारा वो है 1 लाख, P हमारा हो गया 1 लाख, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। इसको हम 0.06 भी लिख सकते हैं, और जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 years। तो ये हो गया हमारा 12,000 रुपये। इसके बाद ये कहता है कि हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, मतलब उसके अंदर एक तो प्रिंसिपल होगा, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। तो फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट होगा हमारा एक तो 1 लाख, जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा, प्लस में इंटरेस्ट 12,000। इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,12,000। जो डिपॉजिट की जो फाइनल वैल्यू है वो होगी 1,12,000 रुपये। इसके बाद हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओन आफ्टर 6 months इज 1,050, बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1,000। अभी तो वो ये कह रहा है कि एक बंदे ने 1,000 रुपये लिए थे, और वो 6 महीने बाद वो 1,000 रुपये हो गए 1,050 आफ्टर 6 months। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, अमाउंट आफ्टर 6 months इक्वल्स टू, देखो जो 6 महीने बाद जो अमाउंट हुआ है वो कैसे हुआ होगा। एक तो उसके अंदर प्रिंसिपल होगा, और प्लस में इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल को P लिख देता हूँ, प्लस, एक सेकेंड, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। यहाँ से मैं P को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + R T। अब देखो, जो मैंने ओरिजिनली पैसे लिए थे वो 1,000 था, क्योंकि यहाँ देखो मैंने 1,000 रुपये लिए,
और जिसके बदले मुझे 6 महीने बाद 1050 रुपये वापस करने होंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो मुझे वापस करने हैं 1050 और 1 + RT। जो टी है हमारा वो 6 मंथ्स है। इसको मैं यहाँ पे 6 मंथ्स कर देता हूँ इंटू 6 मंथ्स। तो 1 + R × 6 मंथ्स इक्वल्स टू 1050 डिवाइड बाई 1000। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 1, जब मैं 1050 को डिवाइड करूंगा 1000 से तो ये हो जाएगा 1.05। ये वैल्यू यहाँ जाके हो जाएगी -1 और डिवाइड कर दूंगा 6 से, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो -1 डिवाइड बाई 6, तो ये आता है 0.0083। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये जो हमारा टाइम जिसमें भी होगा, जो हमारा रेट आएगा वो उसी के अंदर होगा। जैसे यहाँ पे टाइम मैंने मंथ्स में ले लिया, इसको अगर मैं 0.5 कर देता तो वो ईयर्स में हो जाता, तो ये जो मेरी फिगर आती वो ईयर्स में आ जाती। अब ये क्या आ रही है? पर मंथ में आ रही है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा क्या आ रहा होगा? पर मंथ में, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम क्या लिया हुआ था? मंथ में। तो इसको मैं ईयर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 0.00833 इंटू में अगर मैं 12 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 या 10%। ये मेरा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? मैंने 6 महीने बाद कितने पैसे वापस करने हैं? 1050 रुपये। मैंने उधार कितने लिए थे? 1000 रुपये। उस पर इंटरेस्ट हो गया ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P को कॉमन ले लिया 1 + RT। अब जो R है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ्स में। तो जब मैंने यहाँ 6 मंथ्स लिखा तो जो मेरा ऑटोमेटिकली जो रेट आएगा वो क्या आएगा? पर मंथ आएगा। तो यहाँ जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आ रहा है 0.00833। तो ये मेरा क्या आ रहा है? पर मंथ का रेट आ रहा है। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा ईयरली रेट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 10%। या देखो, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता था कि 1050 इक्वल्स टू 1000 1 + मैं इसको 6 मंथ्स की जगह इसको हाफ ईयर ले सकता था, 0.5 ईयर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो R इक्वल्स टू 1050 डिवाइड बाय 1000, ये -1 और डिवाइड बाय 0.5। जब इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है? 1.1050 डिवाइड बाई 1000 -1 डिवाइड करूंगा 0.5 से, तो ये मेरा आता है 10% या 0.1। तो ऐसे भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ईयर लिया तो मेरा रेट ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? ईयर्स के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस मतलब टाइम जिस भी उसमें लेंगे हम, लाइक ईयर्स में लेंगे तो रेट हमारा ईयर्स का आ जाएगा, मंथ्स में लेंगे तो मंथ्स का आ जाएगा, अगर पर डे का लेंगे तो रेट पर डे का आएगा। और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पर मंथ है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके हम उसको ईयरली रेट बना सकते हैं। अगर डेज में है तो उनको 360 या 365 से मल्टीप्लाई करके हम पर ईयर का रेट ले सकते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्या कहता है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% पर एनम है, और सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर एंड ऑफ द टर्म, मतलब यहाँ पे हमें टाइम नहीं बताया कि कितना टाइम लगा है, तो फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड, ठीक है। हम्म, देखो, अ, एक चीज अभी बताता हूँ, P1 + R, देखो ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, या अमाउंट कह लो, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो हमने अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स था, तो इसमें क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे हमने वही लिखा, और ये जो फॉर्मूला एक तरह से ये बन गया यहाँ पे, ये यही हमने यहाँ पे लिख लिया, और पी से हमारा हो गया प्रिंसिपल, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, और टी से हमारा हो गया टाइम। तो हमें जो फाइनल पेमेंट मिली वो 85925, 85925 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमारा था 70,000, 1 + जो आर है वो था हमारा 6.5%, 6.5% पर एनम, तो 0.065। अब देखो यहाँ पे रेट पर एनम है, यानी कि जो हमारा जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ईयर्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल्स टू, देखो 85925 डिवाइड बाय 70,000 हो गया। अब ये वन, ये डिवाइड में चला गया, अब यहाँ पे ये फिगर बची, ये मेरा प्लस में है तो ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और 0.065 इसके नीचे आ जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, 85925 डिवाइड बाई 70,000 -1 डिवाइड बाई 0.065, तो ये आता है मेरा 3.5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा रेट था वो क्या था, पर एनम, तो मेरा टाइम भी किस में आना था, ईयर्स के अंदर। बात समझ में आती है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years at the rate of 6% per annum, and Kapil received 1,01,500 at the end of the term. Compute initial deposit of, देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला हमने अभी रिसेंटली सीखा, ये होता है, तो हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो उसका मतलब क्या होगा, अमाउंट डिवाइड बाय 1 + RT। देखो फाइनल पेमेंट हमें मिली है 1,01,500, तो 1,01,500 डिवाइड करेंगे 1 + R, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा पर एनम 6%, तो 0.06, और जो हमारा टाइम है वो है 7.5 year, यानी कि 7.5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 7.5 + 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1,01,500, ये हमारा आता है
70,000। तो जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो हो गया हमारा 70,000, यानी कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इक्वल्स टू 70,000। अब ये देखो, ये जो कैलकुलेशन है हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर एक ही बार में कर सकते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे। 0.06 को टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस कर देंगे 1। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया, इंटू 7.5 प्लस 1। ठीक है, ये मेरा नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है और फिर प्रेस करना है इक्वल्स टू। अब देखो, जब मैंने ये डिवाइड और इक्वल्स टू किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरी फिगर आई थी वो वन से, उसको वन में डिवाइड कर दिया मैंने। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी फिगर आई, जब मैंने ये किया तो वो ये फिगर हो गई 1/x। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आता है 1.45। ठीक है, तो जब मैंने डिवाइड और इक्वल्स टू किया तो वो जो वैल्यू आ रही है उसका मतलब क्या है कि मैंने 1.45 से 1 को डिवाइड कर दिया। अब मेरा ऊपर ये है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 101,500, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आएगा, 70,000 आ जाएगा। डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 101,500, तो ये हो गया मेरा 70,000। एक बार ट्राई करना, फिर आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। A sum of rupees 46,875 was lent out at a simple interest at the end of 1 year 8 month. Total amount was rupees 50,000। मतलब मैंने किसी को 46,875 रुपये 46,875 रुपीज़ किसी को उधार दिए, और वो जो है 1 साल 8 महीने बाद उनकी जो वैल्यू है वो 50,000 हो गई। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताओ कि कितना हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। ए इक्वल्स टू पी 1 + r। तो हमारा ए है वो 50,000 है, और इनिशियली हमने पैसे दिए थे 46,875। 1 + r, हमें रेट कैलकुलेट करना है, और जो टाइम है वो हमारा कुछ अजीब सा दे रखा है, 1 ईयर 8 मंथ्स। या तो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लें या हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयर्स में ही आएगा। अगर हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथ्स के अंदर आएगा। तो मैं इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रेट मल्टीप्लाई। अब देखो ये ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा। देखो 1 साल तो ये है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, जैसे 8 मंथ कह रहा है और साल में टोटल महीने कितने होते हैं, 12। तो ये मेरा हो गया ईयर्स।
1 प्लस आर मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 1.66 ईयर्स 46,875 50,000। क्योंकि ये सिंपल सी मैथ्स है। प्रोफेशनल लेवल पे आके ये समझाना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, और मैंने फिर भी इसको खोल के बता दिया कि किस तरीके से 1.66 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो समझ में आ जाएगा। बस इसके बाद आर हो गया 50,000, डिवाइड करूंगा 46,875 से, माइनस करूंगा 1 और डिवाइड कर दूंगा 1.666 से, तो ये मेरा कितना आता है 50,000 डिवाइड बाई 46,875, सॉरी, -1 डिवाइड बाई 1.66 इंटू में 100, ये आ गया मेरा 4% पर एनम, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया था। अगर मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट करता, मंथ वाला आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। वो मैं कैसे करता हूँ, देखो एक बार। सब कुछ सेम रहने वाला है। 50,000 डिवाइड बाई 46,875 -1। देखो ये ईयर्स में था, इसको मैं मंथ्स में ले लेता हूँ। तो एक साल में 12 महीने होते हैं और 8 महीने ये हैं, तो टोटल हो गया 20 मंथ्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 50,000 डिवाइड बाई 46,875 -1 डिवाइड बाई 20, तो ये मेरा आ रहा है 0.003। ये इस तरीके से आ रहा है। ये मेरा रेट क्या आया, पर मंथ आया। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 12, तो भी मेरा रेट क्या आएगा, 4%। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। What sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest? अब ये कह रहा है कि जो मतलब कितना प्रिंसिपल होगा जिसके जिसको मैं 2.5% के रेट से 3 साल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो उस पर 28,600 का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। अब मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी 28,600, तो ये आ गया 28,600, और मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, और मुझे आर जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5% पर एनम, 2.5% पर एनम। देखो रेट मेरा पर एनम में है, तो मैं जो टाइम है उसको भी एनम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जो 3 साल है वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। इसके बाद बचता है 3 महीने, तो अभी किया था हमने, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 3 महीने, उसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, ये मेरा टाइम हो गया ईयर्स में। तो P इक्वल्स टू 28,600 डिवाइड 0.025, 2.5% को अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा डेसिमल्स में तो ये आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 डिवाइड बाई 12, ये आता है 0.25 प्लस 3, तो ये हो गया 3.25। तो 3.25 मल्टीप्लाई 0.025, 0.025 मल्टीप्लाई 3.25 डिवाइड इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई करूँगा 2600, तो ये आता है मेरा 3,52,000 रुपीज़। यानी कि अगर मैं 3,50,000 रुपीज़ को 3 साल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 2.5% के रेट से, तो मुझे 2,600 का इंटरेस्ट रिसीव होगा। बात समझ में आती है। और इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये आप लोगों का होमवर्क है, और अगली क्लास में मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, बट आप लोग एक बार ट्राई करना। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। और ये मेरी पहली मतलब इनिशियली स्टार्ट किया है, तो कुछ गलतियां भी रही होंगी, तो उनको इग्नोर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ताकि हम लोग मतलब ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ, और जिससे जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों का कुछ भला हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।